वेलकम फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल अनुभव एकेडमी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसका थर्ड पार्ट मैं जल्द ही लाने वाला हूं, जिसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का कंप्लीट रिवीजन नोट्स 3 पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये तीसरा पार्ट अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो स्क्रीन में आपको दिखता है। आप पॉज करके उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी काम में व्यस्त हो तो केवल उसको चालू करके ईयरफोन अपने कान पे लगा के आप केवल उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस भी आसानी से आपको मिल सकें। मैं मैथ्स की भी शॉर्ट नोट्स आपको बताऊंगा, पर्यावरण की भी शॉर्ट नोट्स आपको बताऊंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर से। शिक्षण। शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों तथा अनुभवों के आधार पर सीखता है। शिक्षक अपने छात्र को सीखने में प्रेरणा दे सकता है, रुचि उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह स्वयं छात्र से कुछ नहीं सीखता। शिक्षण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। अधिगम के बारे में देखेंगे। अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव होता है। शिक्षा के द्वारा अधिगम प्रक्रियाओं को सुसंगत व्यक्तित्व विकास जैसे अपने व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो अधिगम क्या है? अधिगम कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक प्रक्रिया है केवल कि जब आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है काम का, उसी के आधार पर जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। मैकडोनाल्ड के अनुसार समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है: पाठ्यक्रम, अनुदेशन, शिक्षण तथा अधिगम। सीखना कोई आसान और सीधी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। फ्रेडसन के अनुसार सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। किसके अनुसार? फ्रेडसन के अनुसार। शिक्षण अधिगम में सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, जिनमें कुछ प्रमुख नियम निम्न प्रकार हैं। पहला है तत्परता का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। दूसरा, अभ्यास का नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या न दोहराने पर वह भूल जाती है। अभ्यास, प्रैक्टिस। तीसरा है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। अब हम बालकों के सफलता संबंधी कारक के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ाई के दौरान बालक विद्यालय स्तर पर कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, यह आरंभ से ही अनुसंधान का विषय रहा है। शिक्षार्थियों की असफलता के पीछे कोई एक कारण नहीं, अपितु कारणों की श्रृंखला उत्तरदायी है, जो इस प्रकार से है। पहला, विद्यालय का परिवेश काफी हद तक विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता को प्रभावित करते हैं। दूसरा, शिक्षण एवं अधिगम एक दूसरे पर निर्भर हैं। अध्यापक पाठ्यक्रम के अनुसार अनुदेशन सामग्री तैयार करते हैं और शिक्षण क्रियाओं का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है। इन अनुभवों से विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन संज्ञात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक किसी भी क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है। अब हम शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अर्थात शिक्षकों को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। दूसरा है पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। यह सिद्धांत लोकोक्ति है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, प्रैक्टिस से ही मनुष्य परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण।
अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण भूमिका निभाती है। यह अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य दो रूपों में होती है। अब हम बच्चों के अधिगम की रणनीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि छात्रों को किस विषय वस्तु के विषय में कैसे सिखाया जाए। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की उपस्थिति होना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अतः इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, अधिगम के क्षेत्र में 6E5S एवं ACT5 मॉडल को अपनाया जाता है, जो बताता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बना सकते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। बालक को समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह परिवार से सीखता है। H.M. जॉनसन के शब्दों में, सामाजिक प्रक्रिया के अधिगम वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने में योग्य बनाती है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बालक अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। किसी प्रतिमान के व्यवहार को देखकर बालक उसका अनुकरण करके उसके साथ तदाज्ञ करने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है। अल्बर्ट बांडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रस्तावित किया है। अब हम अधिगम का सामाजिक संदर्भ के बारे में समझेंगे। अधिगम का सामाजिक संदर्भ, सीखने के सामाजिक संदर्भ शिक्षार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में काफी सहायता करते हैं तथा ये सभी माध्यम सीखने वालों के लिए सूचना के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला पढ़ेंगे, स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना, समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कई लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, तथा एक से एक अधिगम, 1-to-1 लर्निंग आदि अनेक शैक्षिक विधियां हैं जो शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया के रूप में लाभ पहुंचाती हैं। ये अधिगम की विधियां शैक्षिक तकनीक तथा विभिन्न प्रकार की सहायता सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षा के आधुनिकीकरण में शिक्षकों के लिए सहायक की भूमिका अदा करती हैं। अब हम बालकों के संबंध में समस्या समाधान के संबंध में पढ़ेंगे। जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कोई भी कार्य करें उसमें बाधाएं आती हैं। जब तक हम बाधाएं दूर नहीं करते तब तक काम पूरा नहीं होता है। समस्या समाधान बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होनी कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। अर्थात अगर बाधा आती है तो उससे हमें सीख मिलती है, उस कठिनाइयों से हम उबरते हैं, सीखने को मिलते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। बालक एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में हम देखते हैं किसी बालक को। आइए समझते हैं। जब बच्चे को कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने के लिए वो बार बार प्रयास करता है, तो वह एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में कार्य करता है। समस्या को हल करने वाला ही समाधक होता है। समस्या समाधान के प्रति बालकों के दृष्टिकोण के बारे में समझते हैं। विद्यालय में बालक अनेक समस्याओं का सामना करता है तथा उन समस्याओं का समाधान भी उसे स्वयं ही करना पड़ता है। एक समस्या समाधक के रूप में बालक अपनी समस्याओं का वैधानिक ढंग से हल खोजने का प्रयत्न करता है। सर्वप्रथम बालक को समस्या का चयन करना पड़ता है कि उसकी वास्तविक समस्या क्या है। बालक को समस्या के चयन के बाद उसके कारण का पता लगाना होता है कि समस्याओं का कारण क्या है, किस कारण से समस्याएं आई हैं। बालक से यह आशा की जाती है कि वह समस्या समाधान का प्रयोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भलीभांति करे। वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक जब एक समस्या समाधक के रूप में कार्य करता है तो वह एक अन्वेषक के रूप में भी काम करता है। वह समस्या को लेकर बहुत छानबीन करता है। समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा इतनी गहराई में सोचता है कि उसका नजरिया एक वैज्ञानिक की तरह हो जाता है, कुछ सीखने का हो जाता है। वह सबसे पहले समस्या के लिए निरीक्षण करता है। निरीक्षण के पश्चात जब वह इस समस्या पर काम करता रहता है तो सभी समस्याएं उसके लिए सामान्य हो जाती हैं।
अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा के बारे में समझेंगे। बच्चे अपनी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा सीखते रहते हैं। जिस बच्चे को सीखने के जिस तरीके में संतोष मिलता है, बच्चा उसी प्रतिक्रिया को बार बार करता है। इसी कारण उसमें अधिगम की अलग अलग वैकल्पिक अवधारणा पाई जाती है। अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा से अभिप्राय बालकों के व्यवहार में परिवर्तन से है। अधिगम की संज्ञानात्मक अवधारणा का अभिप्राय मानसिक संक्रियाओं से है, जहां किसी काम को करने के लिए मानसिक संरचना का प्रयोग करते हैं। अधिगम की मानवतावादी अवधारणा, जहां हम दूसरे के बारे में अध्ययन करते हैं कि वह दूसरों से कैसे अलग है और दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। बच्चों की सार्थक कड़ी के रूप में अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां समझेंगे। इसके बारे में बच्चे सीखते समय विशेष प्रकार की त्रुटियां करते रहते हैं। इन्हें हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। पढ़ने संबंधी अक्षमता, पढ़ने में दिक्कत होना। इसके अंतर्गत कई बार बच्चे पढ़ते समय त्रुटियां करते हुए देखे जाते हैं। शब्दों को पढ़ते समय त्रुटियां कर देते हैं, गलत कर देते हैं शब्दों को पढ़ने में, जिसे हम जो कई वर्गों में बांटे हैं, जिसमें पहला हम देखेंगे गणित संबंधी अक्षमता। इस अक्षमता के अनुसार बच्चे गणित के चिन्हों को गलत प्रकार से समझते हैं। दूसरा, मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता। इसके अंतर्गत अफेजिया और डिस्फेजिया विकार आते हैं। नेक्स्ट है लिखने संबंधी अक्षमता। कई बार बच्चे लिखते हुए त्रुटियां कर देते हैं, ये लिखने वाली अक्षमता कहलाती है। अब हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों की चर्चा की है। पहला है अवधान। अवधान शिक्षण पर शिक्षार्थियों के अवधान का भी प्रभाव पड़ता है। जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर अधिक ध्यान देते हैं तो वे तेजी से सीख लेते हैं। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। दूसरा, अभिरुचि। अभिरुचि बालकों के सीखने पर अभिरुचि का भी प्रभाव पड़ता है। जब शिक्षार्थी में विषय के प्रति रुचि होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका अवधान या ध्यान उस पाठ विषय की ओर अधिक हो जाता है। तीसरा, सीखने की विधि। सीखने पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि शिक्षार्थी ने सीखने की प्रभावकारी विधियों का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। संज्ञान। संज्ञान को समझते हैं। संज्ञान दो शब्दों संग एवं ज्ञान से मिलकर बना शब्द है। संग उपसर्ग एक से अधिक योग्यताओं को जोड़ने तथा ज्ञान जानकारी के लिए प्रयुक्त होता है। संग अर्थात जोड़ना और ज्ञान मतलब जानकारी। संज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति जो अवधारणा या बोध होता है उसे ही संज्ञान कहते हैं। हेलगार्ड के अनुसार किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, समय व धारणा अर्जित की है वही संज्ञान है। संज्ञान की विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। संज्ञान के अंतर्गत बहुत सी मानसिक क्रियाएं निहित होती हैं, जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, तर्क तथा चिंतन। दूसरा, संज्ञान के विकास में प्रतीकों का प्रयोग होता है। दूसरा, संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बड़ा महत्व है। चौथा, संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ज्ञानार्जन की प्रक्रिया का यदि विश्लेषण करें तो दो सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं। पहला, साहचर्यात्मक सिद्धांत। किसी उद्दीपक के विषय में वह बोध विकसित करता है जो बालक अपने पर्यावरण से बहुत प्रकार के अनुभवों से अर्जित करता है। दूसरा, विकासात्मक सिद्धांत। इसमें ज्ञान भंडार या ज्ञानात्मक संरचना विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिमजित एवं संशोधित होती रहती हैं। इसे ही पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत की संख्या दी है। संवेग। आइए संवेग के बारे में पढ़ते हैं। संवेग शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण इमोशन है। यह अंग्रेजी शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा के एक शब्द से बना है। ऐसा माना जाता है लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ है उत्तेजित कर देना, संवेग।
संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। यह उत्तेजना की स्थिति पर्याप्त जटिल होती है तथा इसे विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेग से संबंधित सिद्धांत। जेम्स लेंज सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम जेम्स एवं कार्ल लेंज हैं। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण एवं प्रभाव से है। कैनन बार्ड सिद्धांत। वॉल्टन कैनन और फिलिप बार्ड द्वारा जेम्स लेंज सिद्धांत के विरोध में दिया गया। संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया कारण और प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखता है। स्कैंचर सिंगर सिद्धांत को संवेग के द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत 1950 ईस्वी में दिया गया। यह एक संज्ञानात्मक विधि है जो संवेग के चरणों की समझने की एक कला है जो कि संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। आइए अभिप्रेरणा के बारे में समझते हैं। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो उनके उद्दीपन का परिणाम होता है, जिसके माध्यम से बालक निश्चित व्यवहार की दिशा में सक्रिय तथा नियंत्रित होता है। गुड के अनुसार जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य मोटे तौर पर स्वतः अभिरुचि से है, मतलब खुद की रुचि से। जब बालक किसी विषय के बारे में सीखता है तो इसका अर्थ है कि उसमें उसकी अभिरुचि है। दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसे प्रोत्साहन से है जो बालकों को बाहरी वातावरण में दिया जाता है तथा उसके व्यवहार की एक निश्चित दिशा में मोड़ा जाता है। अब हम अभिप्रेरणा के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रेरणा हमारे शरीर की एक उत्तेजित अवस्था है। जब हमें उत्तेजित होते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर हरकत में आ जाता है और ऐसी स्थिति में हम कोई भी कार्य करने को स्वयं तत्पर हो जाते हैं। संवेग मानव व्यवहार के संतुलन बिंदु है। यही कारण है कि हम अत्यधिक क्रोध की अवस्था में अथवा विपरीत परिस्थितियों में ना चाहते हुए भी संतुलित व्यवहार करते हैं। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। अधिगम के बारे में पढ़ते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य बन जाता है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम में योगदान देने वाले व्यक्तिगत कारक समझेंगे इसके बारे में। बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि आदि के आधार पर संपन्न की गई क्रिया प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। अधिगम की प्रक्रिया को बालक की शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वो कलम, किताब आदि को पकड़ना सीख जाए। सीखने का समय अथवा अवधि। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता रहता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है और थकान का अनुभव होने से अधिगम प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न हो जाती है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। सीखने से पहले बालक का शारीरिक एवं मानसिक रूप में स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि बालक के ध्यान, रुचि व एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब हम अधिगम में योगदान देने वाले वातावरण से संबंधित कारकों के बारे में पढ़ेंगे। वातावरण का प्रभाव वंशानुक्रम से बालक केवल
अपने पूर्वजों के गुणों को ही प्राप्त करता है, लेकिन उन गुणों का समुचित विकास वातावरण द्वारा ही होता है। यदि वातावरण उचित नहीं है तो उसके गुणों का विकास भी ठीक दिशा में नहीं हो पाएगा। कक्षा का भौतिक वातावरण छात्रों के अधिगमन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु आदि आते हैं। कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति संयोग और सहानुभूति की भावना है तो उनमें सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहती है। निर्देशन के बारे में समझेंगे। मानव विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए दूसरे के अनुभव, बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है, तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गई सहायता निर्देशन कहलाती है। डायरेक्शन देना, डायरेक्टर करना, जैसे मूवी को डायरेक्टर जो होता है डायरेक्शन देता है, वही है निर्देशन। निर्देशन अमूर्त संकल्पना है। निर्देशन वस्तुतः पथ प्रदर्शन है, पथ प्रदर्शित करता है अगर कोई निर्देशित करता है। डेविड वी टिडमैन के अनुसार निर्देशन का लक्ष्य लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाने में, ना कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। निर्देशन के सिद्धांत। पहला, ज्ञान का सिद्धांत। निर्देशक चाहे कोई भी हो, किंतु उसे निर्देशन कार्य आरंभ करने से पूर्व निर्देशन प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के अभाव में निर्देशक गलत ज्ञान दे बैठता है। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत। किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए एक बार निर्देशन दे देने भर से निर्देशक का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, इसलिए बार बार निर्देशन की आवश्यकता होती है। तीसरा, नैतिकता का सिद्धांत। निर्देशन कार्य करते समय सामाजिकता के साथ निर्देशक को नैतिकता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। समाज में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें सामाजिक होते हुए भी नैतिक नहीं कहा जा सकता, अतः निर्देशन सकारात्मक होना चाहिए। निर्देशन की विचारणीय समस्याएं, जिसमें पहला है जागरूकता की कमी, दूसरा उपयुक्त प्रशिक्षण का अभाव, तीसरा कुशल निर्देशकों को अभाव, चौथा तीव्रता से बदलती सामाजिक परिस्थितियां, और पांचवा है निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा। परामर्श। परामर्श के बारे में समझते हैं। परामर्श देना दोस्तों, किसी को एडवाइस देना। परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परामर्श प्रार्थी एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति अर्थात परामर्शदाता के साथ विशिष्ट उद्देश्य को संस्थापित करने के लिए कार्य करता है। परामर्श का प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थी अथवा अन्य किसी सेवार्थी में आत्मबोध एवं सामंजस्य की योग्यता का विकास करना है। इस योग्यता के विकसित होने पर वह स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान करने योग्य बन जाता है। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? पहले, परामर्श का लक्ष्य, दूसरा परामर्श प्रार्थी और तीसरा परामर्शदाता। परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रार्थी को एक व्यक्तित्व के रूप में समझा जाए और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। व्यक्ति के अधिकारों को परामर्शदाता पूर्ण सम्मान प्रदान करें। दूसरा, लोकतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में लोकतांत्रिक आदर्श व्यक्ति को स्वीकार करने की मांग करते हैं और दूसरे के अधिकारों का उपयुक्त सम्मान चाहते हैं। तीसरा है सीखने का सिद्धांत। परामर्श की सभी विचारधारा परामर्श प्रक्रिया में सीखने के तत्वों की विद्यमानता को मानते हैं। व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत। परामर्श ऐसा संबंध है जिसमें कुछ आशा बंधती है तथा वातावरण व्यक्ति के अनुकूल होने लगता है। सभी विचारधाराएं परामर्श के सापेक्ष संबंध को स्वीकार करती हैं। अब हम अभिक्षमता के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्षमता का अर्थ किसी व्यक्ति की उस तत्परता, योग्यता या उसके मस्तिष्क रुझान से होता है जो किसी कार्य या व्यवसाय में भावी सफलता पाने हेतु आवश्यक होती है। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरांत दिए गए क्षेत्र में कुछ ज्ञान का कौशल या प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने की किसी व्यक्ति की योग्यता को लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं का समुच्चय अभिक्षमता है। अभिक्षमता के मापन एवं परीक्षण। अभिक्षमता के मापन के लिए
अभिक्षमता का परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण के 3 प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण। इसके द्वारा सामान्य कार्य क्षमता का मापन किया जाता है। यह प्रायः मानसिक योग्यता का, सीखने की योग्यता का मापन करते हैं। दूसरा, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। किसी क्षेत्र विशिष्ट में व्यक्ति की अभिक्षमता का मापन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा है भेदक अभिक्षमता परीक्षण। यह अनेक परीक्षणों का समूह होता है। यह विभिन्न परीक्षण या उप परीक्षण व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों की अभिक्षमताओं को इंगित करता है। स्मृति के बारे में समझते हैं। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इनका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारे बहुत से मानसिक संस्कार स्मृति के माध्यम से ही जागृत होते हैं। स्टर्ट एवं ओकडन के अनुसार स्मृति एक जटिल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम किसी वस्तु को छूते सुनते हैं, तब हमारे ज्ञातवाहक तंतु उसके अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं। स्मृति के अवयव। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति या स्मरण की पूर्ण क्रिया के निम्नलिखित अवयव हैं। पहला है सीखना। स्मृति का पहला अंग है सीखना। हम जिस बात को याद रखना चाहते हैं उसको हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है। दूसरा है धारणा। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को मस्तिष्क में संचित रखना। हम जो बातें सीखते हैं वह कुछ समय के बाद हमारे अचेतन मन में चली जाती है। तीसरा, पुनः स्मरण। इसका अर्थ है सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। और चौथा है पहचान। इसका अर्थ है फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती न करना। स्मृति की उन्नति के उपाय। पहला, दृढ़ निश्चित। बालक जिस बात को याद करना चाहते हैं उसे याद करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दूसरा, स्पष्ट ज्ञान। बालक जिस बात का स्मरण करना चाहते हैं उसका लाभ और उद्देश्य उन्हें स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए। तीसरा, रुचि उत्पन्न करना। बालकों को जो पाठ याद करने के लिए दिया जाए उसका अर्थ उन्हें पहले ही पूर्ण रूप से समझा दिया जाना चाहिए। विस्मृत। विस्मृत के बारे में। स्मृत की भांति विस्मृत भी एक मानसिक क्रिया है। यदि विस्मृत अधिक होने लगती है तो वह व्यक्ति में असामान्य व्यवहार पैदा करती है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। दोस्तों हिंदी में कह सकते हैं हम इसको भूल जाना किसी चीज को। विस्मृति का कारण क्या है? विषय की मात्रा। विस्मरण विषय की मात्रा के कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर से और लंबे विषय को जल्दी भूलते हैं। सीखने की कमी। हम कम सीखी हुई बात को शीघ्र और भली प्रकार सीखी हुई बात को विलंब से भूलते हैं। तीसरा, मानसिक आघात। सिर में आघात या चोट लगने से स्नायु कोष्ठ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अतः स्मृति चिन्ह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। मादक वस्तुओं का प्रयोग। मादक वस्तुओं का प्रयोग मानसिक शक्ति को क्षीण कर देता है, अतः विस्मरण एक स्वाभाविक बात हो जाती है। विस्मृति कम करने के उपाय। बालक को पूरा पाठ सोच समझकर याद करना चाहिए जब तक उसे पूरा पाठ याद ना हो जाए। पाठ स्मरण हो जाने के बाद भी बालक को उसे कुछ समय तक और स्मरण करना चाहिए। पाठ को स्मरण करते समय बालक का अपना पूर्ण ध्यान उस पर केंद्रित रखना चाहिए। पाठ याद करते समय बालक को विचार साहचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 3 पार्टों में आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हैं। इन सभी तीनों पार्ट के वीडियोस को आप एक एक करके सुनिए और उसके बाद जो हम क्वेश्चंस अपने वीडियोस में अपने चैनल में डाल रहे हैं उसको आप सॉल्व करिए। दोस्तों इसके बाद हम आपको मैथ्स के भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत आपको सफलताएं प्राप्त हों और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए।